हेलो आईटी फैमिली। स्वागत है आपका सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। आप सुन रहे हो लव मी स्ट्रेंजर एपिसोड 10। क्या? प्लीज़ ये मत बोलो कि तुम ये जाने बगैर कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तुम इतनी दूर आ गई। मैं तुम्हें सरप्राइज़ ज़रूर देने वाला था, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम मेरी शरारत समझ गई हो, डैनी ने कहा। नहीं, उसे वाकई में मालूम नहीं था यहाँ डैनी होगा। उसके पास तो हमेशा की तरह एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये कोई शरारत हो सकती है। अब तुम ये लोग कोई भी नहीं अब तुम ये लोगी भी या नहीं? अपने हाथ का गुलदस्ता रिवाना की ओर बढ़ाते हुए डैनी ने गुजारिश की। उसने फूल तो ले लिए, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे भाव कि डैनी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? डैनी ने पूछा। रिवाना समझ गई कि उसे जल्द से जल्द कोई बहाना बनाना होगा। उसने जल्दी से डैनी को गले लगा लिया और उसके कानों में धीरे से कहा, मैं डर गई थी। डैनी ने उसे वापस गले लगाते हुए कहा, मैं तुम पर लगातार नज़र रखे हुए था, तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। तुम मेरे पीछे यहाँ तक आए। डैनी उससे अलग होते हुए एक झेपी हुई सी हंसी हंस दिया। तुमने कैसे गैस किया कि मैंने तुम्हें उस अनजान नंबर से मैसेज भेजा है? उसने पूछा। और कौन हो सकता है? रिवाना ने जवाब दिया और डैनी को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, वो नित्या का नंबर था। जब तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम पुणे जा रही हो, मुझे समझ में आ गया था कि तुम स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो। रिवाना ने फिर से डैनी की डिओड्रेंट की खुशबू ली। नया डिओड्रेंट? हाँ, हुगो बॉस का, जस्ट डिफरेंट। कैसा है? डैनी ने जवाब दिया। मुझे पसंद आया। वही डिओड्रेंट एक इत्तेफाक ही था, उसने मन में सोचा। और फिर डैनी से पूछा, ये किसकी गाड़ी है? वो अब जाइलो की ओर देख रही थी। एक दोस्त की। एक सेकंड। रिवाना कैब तक गई और पैसे चुकाने के बाद ड्राइवर को जाने के लिए कहा। फिर वो डैनी के पास लौट कर आई और पूछा, लेकिन टाइगर पॉइंट ही क्यों? कार की हेडलाइट ऑन करके दोनों अब कार पर टिक कर खड़े थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मैं तुम्हारे अलावा सारी चीज़ों से दूर होना चाहता था, एक शाम के लिए। एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए पिछले महीने हम यहाँ आए थे और मैंने तभी तय किया था कि मैं यहाँ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। यहाँ एक जगह की इस रात की खामोशी में। सेलिब्रेट? डैनी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और फिर उसने कार का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ से उसने एक केक, शैम्पेन की एक बोतल और 2 ग्लास निकाले। ये सारी चीज़ें उसने कार के बोनेट पर सजा दी। रिवाना ने पहले केक और शैम्पेन की ओर देखा और फिर डैनी की ओर देखा। जब उसके पास ख्याल रखने वाला इतना अच्छा बॉयफ्रेंड था, तो फिर वो इतनी डिप्रेस क्यों हो जा रही थी? को केक पर छोटी छोटी मोमबत्तियाँ सजाते देखकर रिवाना की आंखें भर आई। डैनी ने केक पर मोमबत्तियों से नंबर 16 बना रखा था और अब उन्हें लाइटर से जलाने की कोशिश कर रहा था। चलो बुझाओ इन्हें। सारी मोमबत्तियाँ जलाने के बाद डैनी ने कहा, लेकिन 16 क्यों? तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा 16वें साल का ही रहेगा, इसलिए। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, अपनी सफ़ेद गोल गले वाली टी शर्ट और जीन्स में डैनी और भी हैंडसम लग रहा था। रिवाना आगे बढ़ी। उसने मोमबत्तियाँ बुझाई और फिर प्लास्टिक की छुरी से केक का एक टुकड़ा काट दिया। काटे हुए टुकड़े को उठाकर वो डैनी के मुंह के पास ले आई। डैनी ने केक का वो टुकड़ा उसके हाथ से लेकर वापस रिवाना के मुंह में डाल दिया और फिर दोनों छोर से उसने केक का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। रिवाना हंसती हुई डैनी के साथ ये शरारती खेल खेलती रही। फिर दोनों ने अपने अपने ग्लास में शैम्पेन डाला और गाड़ी के सामने टाइगर पॉइंट के किनारे पर बैठकर शैम्पेन पीते रहे। डैनी ने रिवाना को एक फिल्म प्रोड्यूसर से हुई अपनी एक मुलाकात के बारे में बताया। ये प्रोड्यूसर डैनी के क्षेत्रीय भाषा की एक फिल्म में मौका देना चाहता है। रिवाना को ये सुनकर खुशी से ज़्यादा राहत मिली। उसने सोच रखा था कि जैसे ही डैनी की कोई फिल्म साइन करेगा, वो उससे शादी की बात करेगी और फिर अपने पेरेंट्स को भी बता देगी। उसकी माँ सही तो कहती है कि रिश्ता किस ओर जा रहा है, ये ध्यान में रखना चाहिए।
मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही है, लेकिन किसी के लिए मुझे ऐसा लगाव महसूस नहीं हुआ है। तुम धीरे धीरे मेरे लिए सब कुछ बनती जा रही हो, शिवाना। एक लंबी चुप्पी के बाद डैनी ने कहा। चांद की हल्की सी रोमांटिक रोशनी में डैनी एक ऐसा राजकुमार लग रहा था जिसके बारे में वो सपने देखा करती थी कि एक दिन वो आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। क्या ऐसे किसी इंसान से प्यार की वो हकदार भी थी? एकांत के साथ हुए उसके ब्रेकअप से वो ये बात पूरी तरह मान चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि डैनी ने आकर उसकी ज़िंदगी में उम्मीद जगाई थी, लेकिन रिवाना को अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ था। अगर आपने बहुत लंबे समय तक जलते हुए दिन देखे हो तो इस बात का यकीन करना ज़रा मुश्किल होता है कि बारिशें आपका इंतज़ार कर रही है। और अगर आपको बारिश से लदे हुए बादल दिखाई दे भी जाए तो आपको ये भ्रम सा ही लगता है। भ्रम और हकीकत की इस सरहद को मिटाने के लिए रिवाना डैनी की ओर झुकी और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। डैनी ने भी उससे बाहों में थाम लिया। थोड़ी ही देर में डैनी के हाथ रिवाना की सफ़ेद शर्ट से परे उसके सीने पर थे। प्यार करने के डैनी के तरीक़ों को देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह उसे खुद में समा लेना चाहता है, और रिवाना ने भी उसे रोका नहीं। डैनी की जीभ अब रिवाना के मुंह में कुछ तलाश करती सी घूम रही थी। रिवाना के गर्दन के पीछे हाथ रखे हुए डैनी ने रिवाना को एक टक में अपनी गोद में उठा लिया। जिस तेज़ी से शक्ति के साथ डैनी ने उसे उठाया, रिवाना को पूरी तरह अपना नियंत्रण डैनी के हाथों में दे देने के लिए इतना बहुत था। जब दोनों ने एक दूसरे को चूमना बंद किया तो डैनी ने रिवाना को जाइलो के छत पर डाल दिया और उसकी ओर देखते हुए उसने अपने कपड़े, जूते और मोजे उतार दिए। ये पहला मौका था जब रिवाना डैनी को सिर्फ ब्रीफ्स में देख रही थी। जैसे ही डैनी रिवाना के ऊपर कार की छत पर आया, उसके दिल के धड़कनें तेज हो गई। उस हल्की हवा में पेड़ पौधे झूमते हुए से लग रहे थे। डैनी ने रिवाना के कपड़े उतारने शुरू किए और रिवाना का दिमाग जैसा सुन्न सा पड़ गया। डैनी की हर छुअन से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके रूह को छूता चला जा रहा है। उसने पहली बार डैनी के खुले हुए जिस्म को अपने खुले बदन पर फिसलता हुआ महसूस किया। दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे को चूमा। रिवाना की आंखों के कोनों से खुशी की दो आंसू लुढ़क गए। एक लम्हे के लिए डैनी रुका और उसने रिवाना की ओर सवालिया नज़र से देखा। रिवाना ने जवाब में डैनी को अपनी ओर खींच लिया और बेतहासा उसके चेहरे चूमने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के अतरंग हिस्सों को महसूस कर रहे थे। गाड़ी की ठंडी छत और डैनी के नर्म हाथ का कमाल था कि रिवाना के भीतर का जानवर भी जाग गया था। रिवाना ने डैनी को धक्का दिया और उसे कार के छत पर गिरा दिया। उसने धीरे से डैनी के दोनों हाथ उसके सिर के नीचे रख दिए। हिलना नहीं, रिवाना ने कहा और उसे धीरे धीरे चूमते हुए नीचे जाने लगी। रिवाना के बाल डैनी के जिस्म को सहलाते हुए जा रहे थे। थोड़ी ही देर में रिवाना डैनी के ऊपर थी। अपने दोनों पैरों को उसके कमर के आर पार रखकर रिवाना ने डैनी को अपने भीतर प्रवेश कराया। दोनों के बीच इस हरकत से कार ने एक अजीब सी आवाज़ की और इस अतरंग लम्हे में भी रिवाना और डैनी साथ ही हंस पड़े। अब ऊपर आने की बारी डैनी की थी। रिवाना को ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़ती जा रही थी। हालांकि उसे मज़ा आ रहा था, लेकिन गाड़ी की छत उसके पीठ को चुभने लगी थी। डैनी ने रिवाना की परेशानी तुरंत समझ में आ गई। उसने अपने पोजीशन बदल ली। अब रिवाना डैनी की गोद में थी। डैनी के साथ रिवाना को लग रहा था उसके जिस्म को वो अनछुए हिस्से इस तरह छूकर महसूस किए जा रहे हैं जैसे सब कुछ नया नया सा है। रिवाना को पहले इतनी खुशी नहीं, इतना मज़ा कभी नहीं मिला था। दोनों 1 घंटे से ज़्यादा एक दूसरे में समाये हुए थे और डैनी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिवाना के जिस्मानी आनंद के चरम तक पहुंचाया था। रिवाना को लगता रहा जैसे वो खुशी से मर जाएगी, और वो जानती थी कि उसका यही मरना उसके लिए असली जन्म होगा। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है
और उसके रूह पूरे ब्रह्मांड का सफ़र करके वापस उसके जिस्म में लौट आई है। उस रात रिवाना ने जाना कि खुशी, चरम खुशी आखिर किसे कहते हैं। दोनों थक कर बुरी तरह चूर थे। कार की छत पर इसी तरह खुले बदन लेटे हुए दोनों तारों से भरे हुए आसमान को देखते रहे। रिवाना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दोनों के बीच में आखिर वो हुआ है जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, लेकिन मैंने कई बार ये सपना देखा था, तुम्हारे जिस्म से इस तरह पागल बनकर प्यार करने का। अच्छा, कब? रिवाना हैरान हुई। मुझे तारीख याद नहीं, लेकिन शायद 2 हफ्ते पहले। और मैंने तभी सोचा था कि अगर हम कभी पहली बार करेंगे तो इस तरह कार की छत पर ही करेंगे, डैनी ने कहा। कार की छत पर? रिवाना हंसती। मेरी फैंटेसी थी ये। क्या तुम्हारी नहीं है कोई? रिवाना ने कुछ देर सोच और फिर कहा, शायद है, आंखों पर पट्टी बांधकर, लव मेकिंग का। अच्छा, हम वो भी करेंगे जल्द ही। डैनी ने उसका माथा चूम लिया। थोड़ी देर खामोशी रही और इस खामोशी में ही दोनों को लगा कि एक दूसरे के बारे में उन्हें और थोड़ा जान लेना चाहिए। आई लव यू डैनी, उसने धीरे से कहा। आई लव यू टू रिवाना, रिवाना ने गालों को चूमते हुए डैनी ने कहा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये बात किसी और से भी कभी कह पाऊँगी। डैनी ने उसे सवालिया नज़र से देखा। मैंने तुम्हें एकांश के बारे में बताया था ना, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैं उसे दिल से चाहती थी। मुझे लगा था कि मैं दोबारा कभी प्यार नहीं कर पाऊँगी। थोड़ी देर खामोशी रही। तुमसे मुझे कुछ पूछना चाहते हो? उसने डैनी से पूछा। तुम मुझसे प्यार करती हो रिवाना? डैनी उसकी ओर घूमा और उसके चेहरे को इस तरह अपने हाथों में ले लिया जैसे वो एक बच्ची है। बहुत। और इसलिए मुझे डर लगता रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? उसने डैनी से पूछा। तुम मुझसे प्यार करती हो रिवाना? डैनी उसकी ओर घूमा और उसके चेहरे को इस तरह अपने हाथों में ले लिया जैसे वो एक बच्ची हो। बहुत। और इसलिए मुझे डर लगता रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भगवान ना करे कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या तुम्हें आज रात का अफसोस होगा? कभी भी नहीं, मुझे भी नहीं। और इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। मुझे मालूम है कि कोई भी भविष्य के बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये बात पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह पाने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ डैनी, मैं वाकई में तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन जब किसी ऐसे शख्स ने आपकी रूह और आपके प्यार को धोखा देकर छोड़ दिया हो तो आप प्यार जैसे चीज़ पर भरोसा करना बंद कर देते हो। फिर लगता है कि जो चीज़ इतनी बुरी तरह दिल तोड़ती है उसका क्या फ़ायदा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद रिवाना ने डैनी की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हूँ? मुझे लगता है कि तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जिसके साथ होते हुए भी मुझे लगता है कि मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत है। वह मुस्कुराई। उसे इस बार अपनी पसंद पर नाज हो रहा था। डैनी ने अपना चेहरा रिवाना के इतने पास रखा कि जब दोनों बात कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे के होठों से एक दूसरे को छू रहे थे। डैनी ने कहा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि दुनिया का कोई भी लालच तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता तो मेरी बात का यकीन करोगी? रिवाना ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ और बड़े ही प्यार से कहा, मैं यकीन करूँगी, लेकिन फिर भी हमारे बीच में इतनी चीज़ें होगी जिनको लेकर हमारे बीच में लड़ाइयाँ होगी। ज़िंदगी ही एक लड़ाई है, लेकिन बात यह है कि क्या तुम हमारे लिए ये लड़ाई लड़ने को तैयार हो? रिवाना ने सर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ, तभी तो तुम्हारी बाहों में इस तरह लेटी हुई हूँ। उसकी खुशबू में डूबे हुए रिवाना को उम्मीद की एक नई राह नजर आई। देर रात दोनों की कार के हॉर्न से नींद खुली। डैनी नंगे ही नीचे कूद गया और उसने देखा कि किसी ने हॉर्न पर च्युइंगम चिपका रखा है। रिवाना भी अपने बाजुओं से खुद को ढककर नीचे आ गई। दोनों ने कार का चक्कर लगाकर देखा, सब कुछ ठीक था। रिवाना ने देखा कि किसी ने दोनों के कपड़े तह करके बोनेट पर रख दिए हैं। कोई पागल होगा, डैनी ने कहा। शायद।
रिवाना ने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई उनका पीछा करता हुआ टाइगर पॉइंट तक तो नहीं चला आया। डैनी ने जल्दी से अपने जीन्स पहनी और पता लगाने के लिए आगे ही जाने वाला था कि रिवाना ने उसे रोक कर कहा, जाने दो। चैप्टर 20 यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। मैं अगले शनिवार को नहीं आ पाऊँगी, इसलिए तुम लोगों की छुट्टी, रिवाना ने बच्चों से कहा। लेकिन जब मैं लौटूंगी तो मैं तुम लोगों को एक टेस्ट लिखूँगी। सबको बिना किताब देखे ए से लेकर जेड तक लिखना पड़ेगा, इसलिए अच्छी तरह तैयार करके आना। जो टेस्ट में अच्छे नंबर लाएगा उसके लिए एक स्पेशल तोहफा होगा, समझो। 10 से 10 बच्चों ने एक साथ में सर हिलाया। रिवाना अगले शुक्रवार को कोलकाता जाने वाली थी। बुधवार की सुबह उसके पास इंस्पेक्टर काम्बले का फ़ोन आया था। उसे जज के सामने अदालत में आकर दोनों रेपिस्टों की पहचान करनी होगी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि मीडिया और बाकी किसी के सामने भी उसका चेहरा नहीं आने वाला था। अगले दिन उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला नहीं था, इसलिए ज़्यादा मीडिया भी नहीं थी। अदालत बिल्कुल भी वैसी नहीं था जैसा उसने फ़िल्मों में देख रखा था। चीज़ें उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुई। जज ने आखिरी फ़ैसले की तारीख का ऐलान कर दिया। उस तारीख में अभी 1.5 महीने की देरी थी। वहाँ से ऑफिस लौटते हुए उसे लगा कि ऑटो वाले ने मीटर को ख़राब कर रखा है। मुंबई में ऑटो के नए किराए के हिसाब से हर किलोमीटर पर 11.33 रुपये लगते हैं। पहले किलोमीटर का किराया 17 रुपये था। इस तरह मीटर से पहले भी छेड़छाड़ देख चुकी थी रिवाना, लेकिन इस बार उसने देखा कि मीटर 3 रुपये ज़्यादा दिखा रहा है। रिवाना तुरंत ऑटो ड्राइवर पर बरस पड़ी। अपनी आवाज़ में रिवाना को खुद ही हैरान किया। रिवाना की तेज़ आवाज़ सुनकर पास में खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस वाले भी आ गया और उसने रिवाना से 3 रुपये कम देने के लिए कहा। रिवाना को ऑफिस में घुसते हुए समझ में आया कि बात 3 रुपये की नहीं थी, बल्कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की थी। अपने क्यूबिकल में बैठकर उसने थोड़ा पानी पिया और सोचती रही कि अगर वो अजनबी से नहीं मिली होती तो अपनी ही शख्सियत के इस पहलू से पूरी तरह नावाकिफ़ रह जाती। पहले यही रिवाना 3 रुपये के लिए भी लड़ने को तैयार नहीं हुआ करती थी और झगड़े से बचने के लिए 3 क्या 6 रुपये अधिक दे दिया करती थी। अभी तक उसकी इंसानियत फेसबुक पोस्ट तक ही सीमित थी, लेकिन इस बार वो वाकई एक लड़की के लिए खड़ी हुई थी। रिवाना ने इस बात का पक्का पता था कि अगर उसे पेरेंट्स को पता चलता तो वो कभी यकीन नहीं करते। गरीब बच्चों को पढ़ाते बैठाते न सिर्फ रिवाना सहृदय हो गई थी, बल्कि ऑटो ड्राइवर के साथ हुई उस एक घटना से उसे समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में खड़े होकर कुछ करने के लिए, सही बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और हिम्मत का इससे पहले उसे पता भी नहीं था। उसने अजनबी को मैसेज भेजा, बहुत दिन हो गए, मुझे लगता है कि अब हमें मिलना चाहिए। कोलकाता से लौट आओ और फिर हम मिलते हैं। अजनबी ने जवाब दिया। क्या उसकी ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ था जिसके बारे में अजनबी को मालूम नहीं था? अजनबी से शुरू में रिवाना को डर लगता था, लेकिन अब वो डर भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि अजनबी ने कोई नुकसान तो पहुंचाया नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि वो अभी तक ठीक वैसे ही करती रही जैसा उससे कहा गया था। यह रिश्ता या इस अजनबी को उसके बीच जो भी था उसके अपने उतार चढ़ाव थे, लेकिन अगर कोई उससे पूछता तो वो यही कहती कि उसे इस बात की खुशी है कि ऐसा ही कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में था, एक अच्छे दोस्त की तरह। अजनबी ने उसके सारी कमजोरियों को राज ही रखा था, कम से कम अभी तक तो। अगली सुबह डैनी रिवाना को एयरपोर्ट छोड़ने आया। दोनों एक दूसरे को बाय बोलने से पहले 2 मिनट तक एक दूसरे के गले लगे रहे। रिवाना सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही जुदाई जा रही थी। अगर उसका पहला रिश्ता होता तो रिवाना शायद रो पड़ती, लेकिन इस बार जुदाई के लिए वो तैयार थी। इस तरह की तैयारी उसने अपने ही दिल को टूटने से बचाए रखने के लिए ज़रूरी थी। अगर अटैचमेंट बढ़कर एक दूसरे के स्पेस को दखल अंदाजी हो जाए तो उस रिश्ता कमज़ोर पड़ता है। डैनी के साथ जो रिश्ता जिस्मानी आकर्षण से शुरू हुआ था, वह अब धीरे धीरे लगाव में तब्दील होने लगा था। लेकिन
अब्राहम अब सिर्फ उसके लिए बॉयफ्रेंड ही नहीं था, एकांश त्रिपाठी नाम की एक बर्बादी से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच भी था जो उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल सही वक्त पर आया था। दुनिया के लिए रिवाना एकांश को भूल चुकी थी, लेकिन भीतर ही भीतर वो उसके धोखे को नहीं भूल पाई थी। कम से कम ये अच्छी बात थी कि रिवाना मन ही मन इस सच को झुठलाती भी नहीं थी। एक बार कोलकाता पहुंचते ही मऊ की शादी से लेकर वो व्यस्त हो गई। उसके सारे रिश्तेदार पीसी के बेहाला वाले घर में रुके हुए थे। छत पर ही एक शामियाना लगा दिया गया था जिसमें पूरे परिवार के लिए नाश्ता, लंच और डिनर बन रहा था। रिवाना अपने सारे कजन से मिलकर खुश थी, लेकिन उसे अब ऐसा लग रहा था कि उनकी और रिवाना की दुनिया एकदम अलग अलग हो गई है। मुंबई जाने से पहले तक वो भी उन्हीं की तरह थी। उन्होंने दुनिया अपने रईस माँ बाप की आंखों से उन्हीं के छत्र छाया में देखी थी। असली दुनिया तो उनका पाला पड़ा ही नहीं था अब तक, इसलिए उनकी सारी सोच और ज़िंदगी को लेकर उनका नज़रिया रिवाना को हैरान परेशान करता था। उसने किसी तरह उनसे घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अब उसे लग रहा था कि किसी तरह ये दिन गुजर जाए ताकि वो मुंबई वापस जाकर अपने बच्चों को पढ़ा सके, डैनी के साथ रह पाए और सबसे ज़रूरी अपने तरीके से ज़िंदगी जी पाए। एक एक कर सारी रीति रिवाज निपटाए जा रहे थे। शाम को शादी थी। इसी बीच रिवाना को उसकी माँ से झगड़ा हो गया। रिवाना की माँ की जिद थी कि वो बनारसी साड़ी पहने और पूरा मेकअप करे। मैं दुल्हन नहीं हूँ मम्मा, मुझे सुंदर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं, रिवाना ने कहा। पता नहीं जब से तुमने काम करना शुरू किया है तुम्हें क्या हो गया है। पहले तुम इन्हीं चीज़ों के लिए मुझे परेशान किया करती थी। लोग बड़े हो जाते हैं मम्मा, हमें लगता है कि इस तरह की दिखावे की चीज़ें हमें खुश करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आधे घंटे तक ये लड़ाई चलती रही और उसके बाद रिवाना को इमोशनल ब्लैकमेल कर आकर बनारसी साड़ी और मेकअप करने में रिवाना की माँ कामयाब रही। जब रिवाना के बाबा ने ये कहा कि उनकी बेटी अपनी माँ के जीवानी से दिनों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो रिवाना की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बारात आई और पूरे परिवार ने सबका खुले दिल से स्वागत किया। रिवाना अपने कज़न से अलग थलग बैठी थी। ये सारी लड़कियां बारात में आए लड़कों के साथ हंसी मजाक कर रही थी और रिवाना को ये सब देखकर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। थोड़ी ही देर में उसे वहाँ अटपटा सा लगने लगा। रिवाना एक कोने में खड़ी अकेले पेप्सी पी रही थी कि उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो उसकी ओर अपना मोबाइल फ़ोन घुमाए हुए था। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, उस लड़के ने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन हटा लिया। उसे समझ में आ गया कि बिना उसकी इजाज़त के यह लड़का उसका वीडियो बना रहा था या उसकी तस्वीर खींच रहा था। रिवाना उस लड़के को नहीं जानती थी, इसलिए जाहिर है वो लड़के वाले की तरफ से आया था। उसने लड़के को नज़रअंदाज कर दिया और मऊ के पास चली गई। वो लड़का फिर से अपना फ़ोन रिवाना की ओर किए हुए था। इस बार रिवाना सीधे उस लड़के के पास पहुंची। एनी प्रॉब्लम, उसने पूछा। ये कोई बंगाली नाम तो नहीं लगता है, लड़के ने कहा। रिवाना ने वाकई इस शरीफ पढ़ाकू से दिखने वाले लड़के से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो लड़का रिवाना से 2-1 इंच लंबा ही था। चेहरा क्लीन शेव और निचले होठ के पास थोड़े से बाल। लड़के ने सूट पहन रखी थी और उसके बाल बहुत छोटे लेकिन स्पाइक्ड थे। बात करते हुए उससे अपनी रिमलेस चश्मा ठीक करने की आदत थी और वो बात थोड़ी अमेरिकी लहाज में करता था। कुछ मिलाकर उसकी शख्सियत बहुत कॉर्पोरेटनुमा थी। आप इस तरह किसी लड़की की तारीफ़ करते हो अपने फ़ोन के कैमरे से इस्तेमाल करके? रिवाना की आवाज़ में एक किस्म की शौक ही थी जिससे कोई भी लड़का प्रभावित हो सकता था। फ़ोन तो मेरे साथ पूरी रात रहने वाला है, आप नहीं, इसलिए मुझे लगा। ये सुनकर रिवाना थोड़ा शर्मा गई। उसने कहा, लेकिन बिना इजाज़त के किसी लड़की का तस्वीर खींचना भी शराफत नहीं है। लड़के ने कुछ सेकेंड लिए अपना फ़ोन रिवाना को दिखाया और 5 तस्वीरों में से एक डिलीट कर दी जो रिवाना की थी। रिवाना को उसकी ये बात अच्छी लगी। आई एम सॉरी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, रिवाना ने जवाब दिया।
थैंक यू, लेकिन इस लड़के को भी अच्छा लगेगा अगर ये खूबसूरत लड़की उसे बता दे कि उसकी तारीफ़ करने का दूसरा सही तरीका क्या है। ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? रिवाना ने उसे चिढ़ते हुए जवाब दिया। हालांकि उसने अपना चेहरा एकदम संजीदा बना रखा था। ये ज़रूरत लड़के की है बस, ऐसा समझ लीजिए, उसने शरारत भरे लहजे में कहा। क्या तारीफ़ करने वाले का नाम भी कोई? उसने पूछा। अभिराज मुखर्जी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। रिवाना बनर्जी, रिवाना ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। ओह नो, उसने अपने हाथ की ओर हैरान होकर देखा। रिवाना ने सवालिया नज़र से देखते हुए अपने कंधे उचकाए। मैं किसी भी वक्त पिघल सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मतलब? तुम कितनी हॉट हो। सट आप। वो शर्माई। वो हंस पड़ा। दोनों साथ साथ खाना खाने के लिए आगे बढ़े जहाँ एक बड़े बूफे का इंतज़ाम किया गया था। रिवाना ने अपने लिए प्लेट और चम्मच उठा लिया। विराट साथ ही था। उसने देखा कि रिवाना अपने प्लेट में सलाद डाल रही है। आर यू सिंगल? उसने रिवाना वाली सलाद उठाकर अपनी प्लेट में डालते हुए कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो मुड़ी और फिर अपने प्लेट में मिक्स्ड वेज डालकर आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे कंपटीशन का डर है, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी तैयारी करनी होगी। उसने इतना कहा अपने प्लेट में वही मिक्स्ड वेज डाल दिया। तुम्हारे सवाल एकदम डायरेक्ट होते हैं, लेकिन जवाब बड़े घुमावदार होते हैं, उसने कहा और शाही पनीर छोड़कर मलाई कोफ्ता लेने के लिए आगे बढ़ गया। जानकर अच्छा लगा कि तुम मुझे नोटिस कर रही हो। उसने भी पनीर छोड़ दिया और कोफ्ते की ओर बढ़ गया। दोनों अब आप से तुम पर उतर आए थे। जब दोनों की प्लेटें भर गई तो फिर उसने पूछा, आर यू सिंगल? शायद, रिवाना ने इतनी शरारत से कहा कि अभिराज को लगा किसी ने उसे गुदगुदाया हो। रिवाना ने बाकी की शादी अभिराज के साथ देखी। अभिराज रिवाना की खूबसूरती की तारीफ़ का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। रिवाना ने हर बार उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन भीतर ही भीतर उसे भी इस तारीफ़ में मज़ा आ रहा था। एकांत शुरू में ऐसे ही तारीफ़ किया करता था, लेकिन डैनी ने कभी इस तरह उसकी तारीफ़ नहीं की थी। डैनी एक खामोश सा बहुत ख्याल रखने वाला प्रेमी था, जिसे झूठी तारीफ़ बिल्कुल नहीं आती थी। रात में ख़त्म होते होते अभिराज ने रिवाना से उसका फ़ोन नंबर तक मांग लिया, लेकिन रिवाना ने नंबर देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। रिसेप्शन के बाद नॉर्थ कोलकाता में होने वाला था, जहाँ लड़के का परिवार रहता था। विदाई यानी फेरा जतरा के ठीक बाद धीरे धीरे सब मऊ के घर से जाने लगे। रिवाना को अपने घर लौट कर वाकई हल्का महसूस हुआ। उसे लगा कि कम से कम उसकी माँ अब तो उसे तैयार होने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन शाम होते ही माँ फिर तैयार होने की मांग कर लेकर चली आई थी। क्यों मम्मा? रिवाना चिढ़ गई। डिनर के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम डिप्रेशन की मरीज की तरह लगो। रिवाना ने एक बार फिर अपनी मर्जी के खिलाफ तैयार होना पड़ा। उसके पेरेंट्स इस बात से खुश थे कि रिवाना डिनर तैयार करने में अपनी माँ का हाथ बटा रही थी। मेहमानों के आने पर रिवाना ने पिता ने दरवाज़ा खोला। उसने सोफे पर बिठाकर मिस्टर बनर्जी अपने पत्नी की और बेटी को बुलाने के लिए भीतर आए। सब लोग आ गए हैं, उन्होंने कहा। मिसेस बनर्जी ने हाथ जोड़कर एक नर्म मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। रिवाना उनके पीछे पीछे दिखावे की मुस्कान के साथ आई। अभिराज को सोफे पर बैठकर उसके दिखावे की वाली मुस्कान भी गायब हो गई। ये मिस्टर एंड मिसेज मुखर्जी है, उसने अपने पिता को कहते सुना। और यह अभिराज है, उनका इकलौता बेटा। यूएस में 3 साल था, माइक्रोसॉफ्ट में। अब इंडिया वापस लौट आया है, एनआईटी रांची का टॉपर है। रिवाना ये सारी बातें बीती रात ही सुन चुकी थी, लेकिन जिस तरह इस वक्त उसके पिता अभिराज का परिचय रिवाना से करा रहे थे, वो सुनकर रिवाना को समझ में आ गया था कि अभिराज उनके लिए संभावित दामाद था। याद है मैं तुम्हें शांतनु अंकल के बारे में बताया था? मिस्टर बनर्जी ने रिवाना से पूछा। ये ही है शांतनु अंकल। इत्तेफाक से हम मऊ की शादी में मिल गए थे कल, इतने सालों बाद। अब सारी बातें और साफ़ हो गई थी। शांतनु मुखर्जी और उसके पिता कॉलेज में साथ पढ़े थे। ग्रेजुएशन के ठीक एक बाद ही उन्होंने रिवाना के हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया था। रिवाना तो उनसे तब मिली भी नहीं थी। अब जब मऊ की शादी में दोनों मिले तो शांतनु अंकल ने एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा होगा, या हो सकता है कि उसके पिता ने रखा होगा। रिवाना ने मिस्टर और मिसेस मुखर्जी को नमस्ते कहा
और अभिराज को देखकर धीरे से हाय कहा। मिनटों में ही दीवाना की माँ उन्हें उसके मकान, सामाजिक कार्य के बारे में बता रही थी कि कैसे एमएनसी के व्यस्त नौकरी के बावजूद उनकी बेटी बस्ती के गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती है। हमारी बेटी को लगता है कि एमएनसी की नौकरी ही सब कुछ नहीं है, कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। वो बचपन से ही सबके बारे में सोचती है। उसकी माँ ने एक एक करके सबकी ओर देखा और मुस्कुराई। बहुत बढ़िया, अभिराज के पिता ने कहा। तुम आगे पढ़ना चाहती हो क्या? अभिराज की माँ ने पूछा। बीएमए करेगी, दीवाना की माँ ने तुरंत जवाब दिया। बीएमए? अभिराज के पिता ने हैरान होकर उनकी ओर देखा। उनका मतलब एमबीए, दीवाना ने कहा। हो सकता है कि एमबीए करूं, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। सबके अटपटेपन को कम करने के लिए दीवाना पानी लाने के बहाने वहाँ से उठकर चली गई। आइए मैं आपको घर दिखाती हूँ, उसके पिता ने मेहमानों से कहा। सारे बड़े लोग खड़े हो गए और उनके पीछे पीछे चल दिए। लड़के और लड़की की बात करने के लिए अकेले छोड़ने का शानदार भारतीय नुस्खा दीवाना ने दांत पिसते हुए सोचा। जितना वो इन लोगों से कहती थी वो फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती, उतना ही सब के सब उसके पीछे पड़े हुए थे। उसने देखा कि अभिराज दांत दिखाकर ऐसे हंस रहा है जैसे उसके कौन बनेगा करोड़पति का विजेता घोषित कर दिया गया हो, वो भी बिना कोई सवाल पूछे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, दीवाना ने कहा। आउच, क्यों? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन कल रात तक तो तुम सिंगल थी। मैंने कहा था शायद। शायद का मतलब ये भी तो होता है कि तुम सिंगल हो। शायद का मतलब ये होता है कि मैं सिंगल हो भी सकती हूँ और नहीं भी। अभिराज कुछ देर शांत रहा और वाकई में तकलीफ पहुँची थी। फिर अचानक उसने हंसते हुए कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। सच में? दीवाना ने तुरंत सोचा कि कहीं उसे हैरानी ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं जता दी। हाँ, यूएस में हम लोग सेक्सुअली तो जुड़े हुए थे लेकिन इमोशनली नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो मुझे बिस्तर में तो पसंद थी लेकिन वैसे नहीं। उसे लगता है कि मैं लूजर हूँ और मुझे लगता है कि वो बीच है। दीवाना ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे ये बात कतई अच्छी नहीं लगी और कहा, खैर बात यह है कि हम शादी नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ तुम अपने पेरेंट्स को बता दो। मैं अपने पेरेंट्स को बता दूँगी। वैसे उसका नाम क्या है? उसने पूछा। मैंने तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम पूछा क्या? सुलगना मित्रा। दीवाना ने उसके ओर ध्यान से देखा और फिर जवाब दिया, डैनी अब्राहम। अभिराज मुस्कुरा दिया। क्या हुआ? दीवाना ने पूछा। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स इसकी इजाज़त नहीं देंगे। किसकी इजाज़त? तुम्हें मिसेज अब्राहम बनने की? कम ऑन, मैं बॉन्ग पेरेंट्स को जानता हूँ, उनसे कोई नहीं जीत सकता। ये डैनी अब्राहम तुम्हारा हो ही नहीं सकता। बड़ी हिम्मत है तुम में, दीवाना ने कठोर आवाज़ में कहा। सच बोलने के लिए मुझे जुबान चाहिए, हिम्मत नहीं। ये सच है कि तुम भी ये बात जानती हो। दीवाना जानती थी कि उसके पेरेंट्स कभी भी डैनी से शादी करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये बात कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मुखर्जी परिवार को अपने घर बुला लिया था, इसी बात की ओर इशारा करता है। मैं कुछ न कुछ कर लूँगी, दीवाना ने कहा। इससे पहले कि अभिराज जवाब देता, दोनों के पेरेंट्स किसी पुराने चुटकुले पर हंसते हुए भीतर चले आए। डिनर ठीक ठाक रहा। दोनों परिवार आईपीएल, पॉलिटिक्स और राजा रहाट के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा करने में मसरूफ़ रहे। डिनर के बाद जब सब गेट तक पहुँचे तो अभिराज ने कहा, मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिलेगा प्लीज़? दीवाना पहले भी मना कर चुकी थी। मुझे लगता है मैं चिंता मत करो, मैं अपने पेरेंट्स से कह दूँगा कि कोई और लड़की देखे मेरे लिए, लेकिन कम से कम हम दोस्त तो हो ही सकते हैं। अभिराज की आवाज़ में संजीदगी थी। दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया और मुखर्जी परिवार ने विदा ले ली। उस रात दीवाना ने डैनी से बहुत लंबी बात की। कोलकाता पहुंचने के बाद पहली बार वो शायद अभिराज की बात अपने जहन से निकालना चाहती थी। डैनी तुम्हारा नहीं हो सकता, उसे इस बात से चोट पहुंची थी। डैनी से बात करते हुए खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसे भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। उसने फ़ोन उठाकर अजनबी को मैसेज टाइप करना शुरू किया। जब आपको अपने सफ़र से प्यार हो तो लेकिन मंजिल का डर भी हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जवाब आधे घंटे बाद आया। अगर आप वाकई में प्यार में है तो किसी मंजिल से आपको डरना नहीं चाहिए। दीवाना ने यह लाइन बार बार पढ़ी। अब उससे हर बार उसे डैनी के साथ अपने रिश्ते पर यकीन होता चला जा रहा था। उसे खुशी थी कि उसने अजनबी से सलाह ली। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? दीवाना ने मैसेज किया। ज़िंदगी में प्यार, जवाब दिया।
तुम्हारे लिए प्यार क्या है? रिवाना ने पूछा। प्यार वो है जब कोई और आपको ही आपसे बचाता है। रिवाना को इस जवाब का मतलब नहीं समझ आया। मतलब हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, हर वक्त खुद के नुकसान कर रहे होते हैं। कई बार उन चुनावों के ज़रिए जो हमने किए हैं, कई बार उनके ज़रिए जिन्हें हमने छोड़ दिया। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और प्यार वो है जब किसी और में बैठा खुद हमारे जख्मों को भर रहा होता है, उन जख्मों को जो हमारे ही भीतर के शैतान ने हमें दिए हैं। इस बात में इतनी गहराई थी, ये बात रिवाना को अब समझ में आ रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसका फ़ोन फिर से बजा। मेरा भी एक सवाल है तुमसे। तुमने आखिरी बार कब गलती की थी? मीनी, एक भयंकर गलती। रिवाना ने बहुत सोचा और जवाब दिया, एकांश पर भरोसा करके गलती की थी। 1 मिनट के बाद जवाब आया, LOL। वाह यार, हर एक चैप्टर इन द एंड कुछ ऐसा सस्पेंस छोड़ दे रहा है कि क्या बताऊँ। ओके गाइस, सो ये एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म होता है एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक करें। अगर 10 लाइक एंड 10 कमेंट्स इस वीडियो में आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड तुरंत अपलोड कर दूँगा। ओके, बहुत भाई 10 मांग रहा हूँ मैं कसम से। ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।